नमस्कार साथियों, मैं शिवम पटेल आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं पादप कार्की, क्रॉप फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी, तीनों एक ही नाम है, जो कि आपके AGTA के एग्ज़ाम के आधार पर होगा। AGTA में जो भी पादप कार्की से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप भरोसा रखिए वो क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊँगा इस नोट से बाहर नहीं जाएगा। मैं 3 से 4 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं अभी, और मैं यूपी कैडेट वालों की भी प्रिपरेशन करा चुका हूँ। तो आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि मेरी नोट से एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, 99.9%। बाकी 0.1% का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए पादप कार्की, ठीक है। हाँ, तो पादप कार्की जैसा कि हेडिंग में पढ़ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्रॉप फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी। लेकिन आप लोगों को मुझे हिंदी में पढ़ाना है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे इसका स्पेलिंग लिख देता हूँ, प्लांट फिजियोलॉजी, या इसी को कहते हैं क्रॉप फिजियोलॉजी। इसके दोस्तों कितने क्वेश्चन आने हैं? कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं आपके AGTA की एग्ज़ाम पे, जो कि 2025 में आप लोग बैठने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पादप कार्की से संबंधित साइंटिस्ट कौन है। पहले तो हमें नहीं पता था ना कि पादप कार्की कैसे है, क्या है। आज किताबों में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ ले रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में किसी न किसी व्यक्ति ने तो इसकी खोज की होगी। तो एक वैज्ञानिक का नाम आता है इसमें, स्टीफन हेल्स, विश्व के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने पादप कार्की की खोज की थी। क्या की थी? पादप कार्की की खोज की थी इन्होंने। किसने? स्टीफन हेल्स ने। स्टीफन हेल्स, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पादप कार्की के जनक कौन है। तो भारतीय पादप कार्की के जनक है, जो भारतीय पादप कार्की के जो जनक है वो है JC बोस, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि पादपों में जीवन होता है, पेड़ पौधों में जीवन पाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप लोग तुरंत जगदीश चंद्र बोस को याद करिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पादप कार्की है क्या। तो बेसिकली हम लोग वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हैं, पादप कार्की पढ़ रहे हैं। तो हम पादप की बात कर रहे हैं कि सभी प्रकार के जो हरे पादप होते हैं उनमें होने वाली उपापचयी क्रियाओं को हम कहते हैं पादप कार्की। क्या कहते हैं? पादप कार्की कहते हैं। अब बात करेंगे कि पादपों में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो पादप कार्की है, समझ में आ गया। लेकिन ये उपापचयी क्रियाएं क्या है, इसके विषय में भी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये उपापचय क्या है। क्या है? उपापचय क्या है? उपापचयी क्रियाएं भाई हो गया पादप कार्की, लेकिन ये उपापचय क्या है? तो पादपों में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता रहता है, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता रहता है, टूटते रहते हैं। वही जब कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, इसका मतलब ऊर्जा संचित होती है उसमें। लेकिन जब कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है, उससे ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो कार्बनिक पदार्थों के बनने तथा कार्बनिक पदार्थों के अपघटित होने की क्रिया को हम उपापचय कहते हैं। उपापचय में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया। ये सब क्या है? उपापचय के ही अंतर्गत आते हैं। तो उपापचय जो होता है वो होता है 2 प्रकार का। उपापचय होता है 2 प्रकार का। मैंने अभी बताया कार्बनिक पदार्थ बनते हैं और टूटते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों के बनने की क्रिया, कार्बनिक पदार्थों के बनने की क्रिया को कहते हैं उपचयी। ऐसी क्रियाएं जिनमें कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है वो उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनाबॉलिक। और दूसरा है अपचयी। अपचयी, इसमें क्या होता है दोस्तों? कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है, कार्बनिक पदार्थ टूटते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने जान ली कि पादप कार्की क्या है। उपापचयी क्रियाओं को पादप कार्की कहते हैं। उपापचय क्या है? उपापचयी क्रियाओं के कितने भाग हैं।
इसमें आपको एक एग्जाम्पल याद रखना होगा, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी क्रिया है। अगर हम बात करें अपचयी क्रिया में, तो श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो एक अपचयी या कैटाबॉलिक अभिक्रिया है। ये तो हो गए जनरल पॉइंट। अब हम बात करेंगे कि पादप कारकी को हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे, कितने चरण हैं पादप कारकी के, कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो पादप कारकी के अंतर्गत आती हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर लगता हो कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ या मुझे सारी डेफिनीशन लिखनी है, तो आप लोग अगले वीडियो में, इसी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं अगले वीडियो में आपको एकदम जैसा आप चाहेंगे उसी तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है। हाँ, तो आप लोग हेडिंग डालिए पादप कारकी के भाग। कितने चरणों में हम लोग पादप कारकी को पढ़ेंगे? तो हम लोग पादप कारकी को पढ़ने वाले हैं 5 चरणों में, 5 भागों में। तो सबसे पहला है आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसके बाद दूसरा आप लोगों को पढ़ना है श्वसन। श्वसन, श्वसन तो जंतुओं एवं पादपों दोनों में होता है, इसको कहते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन। इसके बाद हमें पढ़ना है पादपों में होने वाली एक क्रिया है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, पौधों के वायवीय भागों से जो जल वाष्प के रूप में हानि होती है उसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन। इसके बाद हमें पढ़ने हैं पादप हार्मोन। पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स। आप लोग नोट करते जाइएगा। इसके बाद हमें पढ़ना है परासरण एंड विसरण। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ठीक है। तो इतने चरणों में हमें पादप कारकी को ख़त्म करना है, ठीक है। यहीं से आपके वो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से एक अच्छा नोट्स तैयार करवाऊंगा आपका, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। आपको रिवीजन करने में भी नहीं भार पड़ेगा कि नहीं है सर इतना लंबा नोट्स खिंचवा दिए हैं, नहीं। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग एकदम खुले अंदाज से बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करिए और अपना 2025 में AGTA का एग्ज़ाम दीजिए, फिर बताइएगा कि हाँ सर ने पादप कारकी जो पढ़ाई थी वहाँ से क्वेश्चन बाहर गया कि नहीं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश संश्लेषण को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश संश्लेषण। हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण हम कक्षा 9-10 से ही पढ़ने लगते हैं, हमारी किताबों में थोड़ा हल्का हल्का सा आ जाता है। तो हमने पढ़ा है कि हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरिण की उपस्थिति से भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में एक चीज़ ये है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो बहुत ही नॉर्मल है कि इन चारों चीज़ों का सहयोग से भोजन का निर्माण होता है पौधों में। लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक है, भौतिक है, जैविक है, जैव रासायनिक है। तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी है? जैव रासायनिक अभिक्रिया है। जैव रासायनिक। लेकिन अगर यहीं पे प्रकाश जैव रासायनिक ऑप्शन में हो, प्रकाश जैव
रासायनिक, एक ऑप्शन आपको जैव रासायनिक मिल जाए, एक ऑप्शन आपको मिल जाए प्रकाश जैव रासायनिक, तब वहाँ पे आप लोग प्रकाश जैव रासायनिक क्रिया पे टिक करेंगे। ठीक है, तो कैसी है अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश जैव रासायनिक अभिक्रिया है। और कैसी है? उपचयी अभिक्रिया है, एनाबॉलिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें भोजन का निर्माण होता है, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका एक समीकरण होता है, कभी कभी समीकरण भी पूछ लेता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण क्या है, और उसी के माध्यम से और चीज़ें भी हम समझेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी 6 मॉलिक्यूल होते हैं तथा 12 मॉलिक्यूल जल यानी H2O के होते हैं। इसके बाद सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, सनलाइट की आवश्यकता होती है। सनलाइट को कैप्चर करने के लिए पर्णहरिम की आवश्यकता होती है। किसकी? पर्णहरिम। जैसे हम लोग टीवी देखते थे पहले, अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया है। पहले लोग टीवी देखते थे तो छतों में एंटीना हुआ करता था कैप्चर करने के लिए। उसी प्रकार से ये प्रकाश को कैप्चर करने के लिए ये पर्णहरिम एक एंटीना का कार्य करता है। ये एक प्रकार का वर्णक है, पिगमेंट है, जो कि पादपों में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है, और इसी के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको साइड में कहीं नोट कर लीजिएगा। मैंने एक क्वेश्चन पर्णहरिम से पूछा जाता है कि पर्णहरिम में कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पर्णहरिम में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। मुझे एग्जाम का नाम तो नहीं याद है, काफ़ी समय पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि पौधे की हरी पत्तियों को जलाते हैं तो जलाने पर हमें कौन सा तत्व प्राप्त होगा? तो वहाँ पे मैग्नीशियम सही किया गया था, मैग्नीशियम एलिमेंट। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम में, पर्णहरिम में मैग्नीशियम या Mg पाया जाता है। याद रहेगा। चलिए, तो आगे जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इनका संयोग बन जाता है, तो किस चीज़ का निर्माण होता है भोजन के रूप में? तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, तथा 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं और 6 मॉलिक्यूल जल बचता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब आपको इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना होगा, इन चीज़ों पे फोकस करना होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हम सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में भी पाई जाती है। पहले तो 300 ppm थी, अब 400 ppm हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में। और वायुमंडल में पाए जाने के साथ साथ ये मृदा और सॉइल, मृदा यानी सॉइल में भी पाई जाती है। तो बात अब ये आती है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेती है वो आती कहाँ से है? सॉइल से आती है कि वायुमंडल या वातावरण से आती है भाई साहब? तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग की गई कुल कार्बन डाइऑक्साइड का 66% वातावरण से आती है। कहाँ से आती है? वातावरण से। और तथा 33% कहाँ से? मृदा से, सॉइल से ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। इस चीज़ को भी आप लोग नोट करिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग की गई कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 66% वातावरण से तथा 33% मृदा से आती है। ठीक है, इसको नोट करिए। इसके बाद हम बात करते हैं जल पे। जल कहाँ से आता है? तो बहुत जाहिर सी बात है कि पौधे जड़ों द्वारा जल अवशोषित करते हैं मृदा से। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग की गई जल की पूरी मात्रा मृदा से ली जाती है। कहाँ से? मृदा से ली जाती है। अब हम बात ये करेंगे कि पौधे तो बहुत सारा जल अवशोषित करते हैं, जाइलम के द्वारा, जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं, जाइलम कोशिका के द्वारा पत्तियों तक जाता है। तो क्या पौधे जितना पानी, जितना जल अवशोषित करते हैं उतना पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग हो जाता है? नहीं। जितने पौधों द्वारा कुल अवशोषित जल का 1% से भी कम जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। कितना भैया? कुल अवशोषित जल का ज़्यादा से ज़्यादा 1%, नहीं तो 1% से भी कम भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग होता है। तो आप कहेंगे कि सर 100% का 1% तो प्रकाश संश्लेषण ले गया, बाकी का 99% कहाँ चला गया? तो एकदम बढ़िया, गुड क्वेश्चन है ये कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पादपों में।
वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा पौधे अपने वायवीय भागों से जल का जलवाष्प के रूप में हानि कर देते हैं। ठीक है, तो उसी वाष्पोत्सर्जन के कारण 99% जल वहाँ से वाष्पित हो जाता है। क्लियर है? कोई डाउट हो तुरंत कमेंट मारिए, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। ये मैंने लिख दिया है, तो ये क्या है? ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। याद रखिएगा, ये फार्मूला भी याद रखिएगा, ये पूरा समीकरण भी याद रखिएगा। तो आपको ये दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की क्या विशेषता होनी चाहिए, कहाँ से ली जाती है, जल की क्या विशेषता होनी चाहिए, कहाँ से ली जाती है। अब हम बात करते हैं लाइट की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी लाइट यूज की जाती है? सबको पता है सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, लेकिन सूर्य के प्रकाश में भी विभिन्न प्रकार की किरणें होती हैं, विभिन्न प्रकार की तरंगें होती हैं। तो दोस्तों, हमें प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकार की किरणों का उपयोग करना होता है? हम नहीं करते हैं, पादप करते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक हेडिंग डालिए छोटी सी, प्रकाश, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, प्रकाश पे चर्चा करेंगे भाई। हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश, लाइट। क्या खासियत होनी चाहिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले प्रकाश किरणों की? ये हेडिंग पड़ गई भाई, प्रकाश। ठीक, देखिए सूर्य से आने वाली किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो अलग अलग होती है। तो हमें सूर्य के प्रकाश से आने वाली उन किरणों की आवश्यकता होती है जिनका तरंग दैर्घ्य 390 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर का हो। इसके मध्य जो भी तरंग दैर्घ्य वाली किरणें होंगी उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से चलेगी। क्लियर है इतना? तो ये जो तरंग दैर्घ्य मैंने लिखा है ना, ये तरंग दैर्घ्य है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। क्या है? दृश्य प्रकाश की किरणों में जो तरंग दैर्घ्य होती है उन्हीं किरणों में केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई किरणों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो या तो ऑप्शन में होगा 390 से 760, या तो होगा 400 से 700, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है इसके बीच में। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि अरे सर जी 390 से 760 तो आया ही नहीं था। नहीं, आपको यहाँ पे फोकस करना है कि इसके बीच में जो भी आता है आपको सुटेबल लगता है उसी ऑप्शन में आपको टिक करना है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश जरूरी होता है? तो दृश्य प्रकाश। कौन सा? दृश्य प्रकाश। तो ये जो मैंने तरंग दैर्घ्य लिख रखा है ये किसका है? दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 390 से 760। क्लियर है इतना? कोई डाउट हो आप तुरंत पूछिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है पार से। नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो मैं सुना देता हूँ, लिख भी देता हूँ। पार से क्वेश्चन पूछा जाता है, PAR। एक तो इसका मान पूछा जाता है और दूसरा इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो यहाँ पे पार का मतलब होता है फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। सॉरी, इसका मुझे हिंदी नहीं पता है, वैसे ऐसे ही पूछा जाएगा या आप लोग गूगल कर लीजिएगा। आजकल तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गया है कि ज़्यादा पूछने की आवश्यकता भी नहीं है। तो पार का मान कितना होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो पार का मान होता है वो होता है 390 नैनोमीटर से लेकर के 720 नैनोमीटर तक। यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि भाई साहब दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 390 से 760 होती है। ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन वाली किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 390 से 720 होती है। क्लियर है इतना?
हाँ, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए। इसके बाद कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग की किरण में होता है। तो लाल रंग की प्रकाश किरण में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और हरे रंग की प्रकाश किरण में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लेकिन इतना बोलने के बावजूद भी दोस्तों, अगर कहीं आपको किसी भी कुछ क्वेश्चन दिया है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस रंग की प्रकाश किरण में होगे, अगर वहाँ पे ऑप्शन सफ़ेद हो कि सफ़ेद रंग की प्रकाश किरण में, तो वो ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि सफ़ेद रंग की प्रकाश किरण में 7 प्रकार के कलर होते हैं। आपका लाल होता है, नीला, पीला, हरा, बैगनी, सब कुछ उसी में होता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे हर प्रकाश, जैसे कि लाल रंग की प्रकाश किरण में भी प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा हो गया, हरे रंग में भी थोड़ा बहुत होगा, नीले में भी होगा, पीले में भी होगा। इस प्रकार से सभी प्रकाश किरणों में थोड़ा थोड़ा प्रकाश संश्लेषण होगा, तो सफ़ेद रंग की प्रकाश किरण में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण माना जाएगा। ठीक है, तो अगर सफ़ेद रंग की प्रकाश किरण है तो सबसे सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण उसी में होगा। अन्यथा की स्थिति में अगर वो नहीं है ऑप्शन में, तब आप लाल रंग को टिक कर दीजिएगा बेझिझक। ठीक है, अगर कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक दूसरे नंबर पर प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस प्रकाश किरण में होता है, लाल किरण के बाद में, तो बैगनी में क्या होता है कि सब दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये तो रहे आपके प्रकाश से क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे किसकी, पर्णहरिम की। किसकी बात करेंगे? पर्णहरिम की। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, इसके बाद मैं पर्णहरिम के क्वेश्चन बताता हूं आपको भाई। चलिए, पर्णहरिम या क्लोरोफिल, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, पर्णहरिम या क्लोरोफिल। पर्णहरिम या क्लोरोफिल, कोई बात नहीं। पर्णहरिम या क्लोरोफिल। सबसे पहले तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो पर्णहरिम के कारण होता है। ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा, लेकिन बता दिया मैंने, कोई बात नहीं। जो पर्णहरिम होता है ये पाया जाता है हरित लवक में। अगर हरित लवक में भी अगर बात करें कि हरित लवक में कहाँ पाया जाता है, तो हरित लवक में एक संरचना होती है क्वांटासोम। क्या होती है? क्वांटासोम। तो प्रत्येक क्वांटासोम के अंदर 230 अणु क्लोरोफिल या पर्णहरिम के पाए जाते हैं। कितने मॉलिक्यूल? 230 मॉलिक्यूल। किसके? पर्णहरिम के। किसमें? क्वांटासोम में पाए जाते हैं। क्वांटासोम कहाँ पाया जाता है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब इस क्वांटासोम की खोज पोर्क ने की थी, लिख लीजिए, पोर्क ने की थी। चलिए, अब हम बात करते हैं कि पर्णहरिम कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो वैसे तो पर्णहरिम 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पर्णहरिम या क्लोरोफिल 8 प्रकार का होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी और बैक्टीरियो विरिडिन। ये 8 प्रकार के क्लोरोफिल या पर्णहरिम होते हैं। लेकिन हमारे प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से या हमारे एग्जाम की दृष्टि से केवल हमें 2 क्लोरोफिल का जानकारी होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे उपरयुक्त या सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला क्लोरोफिल कौन सा है, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अगर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी इस प्रकार से ऑप्शन में हो, तब आप वहाँ पे टिक कर दीजिएगा क्लोरोफिल ए। अगर कहीं पे ऑप्शन आ जाता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी दोनों, तो वहाँ पे दोनों आप लोग ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्लोरोफिल ए का एक फार्मूला है और बी का भी, तो याद रखिएगा आप लोग। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए का फार्मूला है C55
H72 O5 N4 Mg। ये देखिए मैग्नीशियम आ गया कि नहीं आ गया। इसी प्रकार से क्लोरोफिल बी का भी एक फार्मूला है। क्लोरोफिल बी का भी एक फार्मूला है, C55 H70 O6 N4 Mg। नोट करिए, इसको पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता तो जानकारी के लिए पता होना चाहिए ये, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम बात करेंगे, ये तो जनरल चीज़ें हो गई। हम प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रियाएं पढ़ने से पहले हम बात करेंगे उसके इतिहास की। प्रकाश संश्लेषण के इतिहास से बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं और वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है सारी चीज़ों को छोड़ करके वहीं से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो हम किसी भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही शॉर्ट में सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो इसको लिखने के बाद आप लोग एक हेडिंग डालिए, प्रकाश संश्लेषण का इतिहास। प्रकाश संश्लेषण का इतिहास, प्रकाश संश्लेषण का इतिहास। देखिए प्रकाश संश्लेषण का इतिहास है, बहुत ही मौजी टाइप का है, ठीक है। जो भी हमारे वैज्ञानिक थे अपना अपना मत दिए, जो भी जिसको समझ में आया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सबको पता भी नहीं था और इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि वो लोग तुरंत जानकारी प्राप्त कर लें। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल के पहला साइंटिस्ट का नाम लिखिए, अरस्तु। जो भी बातें मैं बोलूं तो उसको सुनते ही नहीं, आपको लिखते भी जाना है। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगे, वैसे तो मैं सारी चीज़ इंपॉर्टेंट ही बोलूँगा, आप टेंशन नहीं लेना है आपको। सबसे पहले वैज्ञानिक थे अरस्तु, एरिस्टोटल जिन्हें बोलते हैं, अरस्तु। अरस्तु जी ने सबसे पहले, अब बात आती प्रकाश संश्लेषण, किसी को नहीं पता था कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। अब जैसे अब पहले भी अब भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग मांस, मछली, रोटी, गेहूँ, धान, चावल, फल फूल खाते हैं, जीवित रहते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि यार हम तो ये सारी चीज़ें खा के जीवित रह लेते हैं, लेकिन ये पौधे क्या चीज़ खाते हैं, इनको भी तो कुछ चाहिए होगा खाने के लिए, तभी तो ये जीवित हैं, तभी तो ये भोजन का निर्माण करते हैं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार सबसे पहले दोस्त ये आए हमारे अरस्तु जी। इन्होंने कहा, इनको लगा कि पौधों की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में होती हैं, तो इन्होंने कहा कि पौधे पूरा का पूरा पोषण मृदा से अवशोषित कर लेते हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं मृदा से अवशोषित कर लेते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि ये शब्द किसने कहा या ये लाइन किसने कही कि पौधे पूरा का पूरा पोषण मृदा से अवशोषित करते हैं। तो अरस्तु ने कही, इसको आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये तो इन्होंने बता दिया अरस्तु जी ने कि पौधे पूरा का पूरा पोषण, पूरा भोज्य पदार्थ मृदा से अवशोषित करते हैं। लेकिन अब आते हैं जेथ्रो टुल, दूसरे वैज्ञानिक हैं हमारे, जो हमारे दूसरे वैज्ञानिक हैं जेथ्रो टुल जी है। अब इन्होंने देखा पादपों में कि अरस्तु जी ने जो कहा एकदम सही बात है। थोड़ा इनको लगा कि मैं भी एक अपना एक्सपेरिमेंट करता हूँ। इन्होंने देखा कि एक ऐसा खेत जिसमें निराई गुड़ाई, पहले के ज़माने में उन्होंने क्या नाम है, टिलेज या जुताई, ये जो जुताई थी, इन्होंने देखा कि एक ऐसा खेत जिसमें जुताई नहीं की गई है, ऐसे ही सीड को डाल दिया गया है, तो उसमें पौधा में वृद्धि एवं विकास कम हो रहा है, और जिसमें जुताई अच्छे से की गई है, मृदा भुरभुरी हो गई है, उसमें पौधे वृद्धि एवं विकास अधिक करते हैं। तो इन्होंने कहा कि अरस्तु जी गलत बोल रहे हैं, पौधों से वो पोषण अवशोषित नहीं करते हैं। भाई पौधे से पोषण अवशोषित करते होते तो चाहे भुरभुरी मृदा हो और चाहे जैसी मृदा हो, दोनों में बराबर डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन जब हमने मृदा को भुरभुरा बना दिया तो पौधे में वृद्धि एवं विकास और अच्छे से हो रहा है। तो इन्होंने भाई साहब कहा ना कि पौधे मृदा के छोटे छोटे कणों को ही अवशोषित कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि पौधे मिट्टी खाते हैं। ये कहना था किसका? जेथ्रो टुल का कहना था। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि ये कथन किसका है कि पौधे मृदा के छोटी छोटी कणों को अवशोषित करते हैं।
ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। चलिए, इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं तीसरे नंबर पे, वान हेलमेंट। इनका भी बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट था। वान हेलमेंट इन्होंने कहा, जेथ्रो टुल जी ने कहा है कि पौधे मृदा के छोटे छोटे पार्ट अवशोषित करते हैं। हम देखते हैं, चेक करेंगे, इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इन्होंने एक पौधा लिया, किसका? बिलो का पौधा लिया, 5 पाउंड का, ये भार की एक इकाई होती है। 5 पाउंड का बिलो का पौधा लिया और एक गमले में 200 पाउंड मिट्टी ली। कितने? 200 पाउंड मिट्टी ली और उसको सींचते रहे, उसका जो भी देखभाल होता है करते रहे। इसके बाद 5 साल बाद वान हेलमेंट ने उस पौधे को बिलो के पौधे को वेट किया तो वो आया 160 पाउंड। कितना आया? 160 पाउंड का। और जो गमले में देखिए, पौधा पहले कितना था? ये जो पौधा था हमारा स्टार्टिंग में कितना था? 5 पाउंड। अब 5 साल बाद कितना हो गया? 169 पाउंड का। अब गमले में जो मिट्टी थी वो पहले थी 200 पाउंड। कितनी थी? 200 पाउंड। 5 साल बाद कितनी थी? 199 पाउंड। कहने का मतलब है, अब हवा चली, आंधी चली या सिंचाई करते समय 1 पाउंड इधर उधर बह गया है ना। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो गलत कह रहे हैं जेथ्रो टुल भाई, अगर पौधा मिट्टी खा रहा होता या उसके पार्टिकल अवशोषित कर रहा होता तो जो गमले में 200 पाउंड मिट्टी थी ये खत्म हो जाती। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि यार जब पौधा मिट्टी खा नहीं रहा है तो उसको कहाँ से मिल रहा है। तो भाई साहब ने दिमाग लगाया कि यार मैंने तो इसमें सिंचाई की है, पानी दिया है ना। तो वान हेलमेंट ने कहा कि जेथ्रो टुल आप गलत हैं, मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। तो सच्चाई इन्होंने बताया कि भाई साहब पौधे का जल ही एकमात्र पोषक पदार्थ है। क्या है? उन्होंने कहा कि पौधों के लिए जल ही एकमात्र पोषक पदार्थ है। ये क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए कि यह कथन किसका है कि जल ही एकमात्र पोषक पदार्थ है पौधों के लिए। तो वान हेलमेंट ने कहा किस प्लांट पे, किसके पौधों पे इसने वो किया था? तो विलो के पौधों पे। किस पे? विलो के पौधे पर इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया 5 साल तक। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके लिए। इसके बाद आते हैं चौथे वैज्ञानिक। इन्होंने चौथे वैज्ञानिक आते हैं जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने बताया, ये भी बहुत बढ़िया थे जोसेफ प्रिस्टले जी। इन्होंने बेल जार का प्रयोग किया था, चूहे और बेल जार का। बेल जार में एक पौधा लिया पुदीना का, है ना। पुदीना से तो आप लोग समझ गए होंगे। जोसेफ प्रिस्टले जी ने बताया कि जो पौधे होते हैं ना वे अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं। क्या करते हैं? वे दूषित वायु को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, है ना। तो इसकी कहानी, अब ये इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग लिख लेंगे। अशुद्ध वायु को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? पौधे करते हैं। शुद्ध वायु बना देते हैं कौन? पौधे बना देते हैं। इन्होंने ये कैसे कहा? देखिए, इन्होंने एक पौधा लिया पुदीना का, उसको एक बेल जार के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, और जब बेल जार के अंदर बंद कर दिया, एकदम एयर टाइट कर दिया पौधे को, तो वो पौधा मुरझा गया। क्यों मुरझा गया? क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। और जब भाई साहब पौधा एयर टाइट हो गया तो वायु उसको कहाँ से मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब वो भोजन का निर्माण नहीं कर पाया, पौधा मुरझा गया। चलिए, इसके बाद उन्होंने एक चूहे को बेल जार के अंदर कैद कर दिया, एयर टाइट कर दिया। भाई साहब वो तड़प तड़प के मर गया। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उनने क्या किया? पौधे और चूहे को एक साथ बंद कर दिया, तो दोनों जीवित रहे। कैसे? चूहा ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को मिली, उसने भोजन बनाया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, वो भी जिंदा है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा निकली हुई ऑक्सीजन चूहे को मिल गई, वो भी जिंदा है। तो इन्होंने इस बेलजार के प्रयोग से सिद्ध कर दिया कि पौधे अशुद्ध वायु को, दूषित वायु को शुद्ध करते हैं। क्लियर है?
ठीक है। इसके बाद आते हैं, हाँ एक चीज़ और, इन्होंने वायु की खोज की, ऑक्सीजन की खोज की, है ना। अगर ऑक्सीजन की खोजकर्ता आपसे पूछे जाएं तो कौन है? जोसेफ प्रिस्टले जी हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे आते हैं 5वें वैज्ञानिक जॉन इंजन हॉस। जॉन इंजन हॉस, इन्होंने बताया कि भाई जोसेफ प्रिस्टले ने एकदम सही कहा है कि जो पौधे होते हैं वो अशुद्ध वायु को या दूषित वायु को शुद्ध तो करते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अशुद्ध वायु को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। तो प्रकाश, देखिए अभी तक यहाँ पे अशुद्ध वायु को शुद्ध करने का काम हो गया, जल भी मिल गया, अशुद्ध से शुद्ध होने लगा, इसके बाद यहाँ पे प्रकाश भी आ गया, ठीक है। तो धीरे धीरे इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण आगे बढ़ा, है ना। तो इनको भाई प्रकाश संश्लेषण के पिता भी कहा जाता है। जॉन इंजन हॉस को प्रकाश संश्लेषण के जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो सारी चीज़ें बता दी कि पौधे अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं, और लेकिन ये काम पूरा किस में होता है? प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसके बाद हमारे एक वैज्ञानिक आते हैं 6 नंबर पे, वान मूल। मोल या वान मूल, मोल या वान मूल, वान मूल। इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 को महत्वपूर्ण बताया। किसको बताया? अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 महत्वपूर्ण होती है, ये कथन किसका है? तो वान मूल जी का है। इसके बाद हमारे एक वैज्ञानिक आते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने एक जैसे स्टेफन हेल्स आए। कौन से वैज्ञानिक आए? स्टेफन हेल्स। सब लिखते जाइएगा, सारी चीज़ों को नोट भी करते जाना है, राम कहानी जैसे नहीं सुनना है ना। स्टेफन हेल्स ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकता है आपको सरल लगती होंगी, लेकिन जब पूछा जाता है ना एग्जाम में तो हवा टाइट हो जाती है कि 4 ऑप्शन ये सारे के सारे सुने जैसे लग रहे हैं, ऐसा क्या है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि स्टेफन हेल्स ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रकाश दोनों को महत्वपूर्ण बताया था। क्लियर है? चलिए 7 वैज्ञानिक हो गए, कुछ वैज्ञानिक अभी और हैं, नोट करते जाइए, हम लिखते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है, AGTA ही नहीं, सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप कहीं इंटरव्यू में बैठे हैं, हो सकता है वहीं पे पूछ लिया जाए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एक वैज्ञानिक आए, रूबेन तथा वान नील। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी कैटेट में भी कई बार पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है, AGTA में भी पूछा जा सकता है। इन्होंने बताया कि आप सभी भी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 भी भाग लेता है प्लस H2O जल भी भाग लेता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमें बाई प्रोडक्ट उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन भी मिलती है। क्लियर है? तो इनने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा निकली हुई ऑक्सीजन O2 जल से आती है। कहाँ से आती है? जल से आती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन CO2 में भी है और H2O में भी है, दोनों में है, ठीक है। तो रूबेन तथा वान नील ने ये बताया कि प्रकाश संश्लेषण से निकली हुई ऑक्सीजन जल से आती है। ये सत्य था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आप लोगों को, चाहे नोट करके लिख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से आती है? जल से आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती है, ठीक है। हाँ, इस चीज़ को। इसके बाद एक वैज्ञानिक आ गए, कौन? जॉन सेनेबियर। जॉन सेनेबियर ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसके जस्ट उल्टा बोल दिया, विपरीत बोल दिया। इन्होंने कहा कि प्रकाश संश्लेषण से निकली हुई ऑक्सीजन की कुल मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होती है।
कि मतलब जितना पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकालता है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लेता है अंदर, ठीक है। लेकिन ये गलत था, पर याद आपको रखना होगा, क्यों? क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में निकली हुई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है या कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होती है। तो किसने बताया था? जॉन सेनेबियर ने बताया था, ठीक है दोस्तों। अभी और हैं 2-4 वैज्ञानिक, थोड़ा सा सब्र रखिए, बस क्लास खत्म ही होने जा रही है। अब है 10वें वैज्ञानिक जेबी लिविंग। जेबी लिविंग, जस्टस वान लिविंग, इन्होंने बताया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद करिएगा, हाँ यह इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने बताया था कि हरे पादप जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। क्या बताया था? जस्टस वान लिविंग ने बताया कि हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इसको आप लोग नोट करना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं रॉबिन हिल, रॉबिन हुड ना लिख दीजिए, रॉबिन हिल, रॉबिन हिल। इन्होंने क्या किया? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाशीय अभिक्रिया की खोज की, लाइट रिएक्शन की खोज की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की, लाइट रिएक्शन की या प्रकाशीय अभिक्रिया की खोज किसने की, तो रॉबिन हिल, सॉरी हिन लिख गया है, रॉबिन हिल नामक वैज्ञानिक ने की। किसने? रॉबिन हिल नामक वैज्ञानिक ने की। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं हम 12वें वैज्ञानिक की तरफ। एक वैज्ञानिक है ब्लैक मैन, क्या नाम है? ब्लैक मैन, काला आदमी, कोई बात नहीं, इनका बड़ा योगदान रहा है। ब्लैक मैन ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक सिद्धांत दिया था, एक सिद्धांत दिया सीमाकारी, ध्यान से लिख लो, इसको नोट कर लो, सीमाकारी, सीमाकारी कारकों का सिद्धांत, सीमाकारी कारकों का सिद्धांत, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सीमाकारी कारकों का सिद्धांत ब्लैकमैन ने दिया। ये सीमाकारी कारकों का सिद्धांत क्या है, ये पता होना चाहिए ना। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है, जल की भी ज़रूरत होती है, प्रकाश की भी ज़रूरत होती है, पर्णहरिम की भी ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब ये है इस सिद्धांत का कि जैसे प्रकाश आता है सूर्य से, उसमें जो ताप रहता है, अगर ताप 25 से 35 के बीच में है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छे से चलती है। कहने का मतलब ये है कि जो तापमान होता है उसका भी एक लिमिट होता है। जैसे कि आप लोग 1 kg घी लाइए, डेली उसको थोड़ा थोड़ा खाते हैं, 10-10, 20-20 ग्राम करके, वो तो आपके शरीर में अच्छे से जाएगा, लगेगा। अगर आपने सोचा कि एक ही दिन में बलवान बनना है, आपने 1 डब्बा 1 किलो घी पूरा निपटा दिया, तो नाक नक्शा पेट बक्सा खत्म हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से क्या होता है कि जब टेम्परेचर, तापमान, सूर्य के प्रकाश का जो तापमान होता है वो एक सीमा से अधिक हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ने की बजाय घटने लगती है। ठीक उसी प्रकार अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटती बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमाकारी कारकों का जो सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा किस पे लागू होता है। तो सबसे ज़्यादा जो लागू होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड पे। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जरा भी घट जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तुरंत डाउन हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ने लगेगी तुरंत। लेकिन प्रकाश की अगर इसी की अपेक्षा प्रकाश में बात करें तो नहीं, अगर प्रकाश थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन भी होता है या टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अचानक से अपना परिवर्तन नहीं करती है, धीरे धीरे उसमें बदलाव होता है। तो सीमाकारी कारकों का सिद्धांत सभी तथ्यों पर लागू होता है, सभी कारकों पे लागू होता है,
चाहे वो प्रकाश हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो वायु हो, हर चीज़ पे लागू होता है ना। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया, ब्लैकमैन ने दिया। और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर सबसे ज़्यादा किस पर लागू होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पे लागू होता है, CO2 पे लागू होता है। ठीक है, अब एक लास्ट हेडिंग बची है, लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, ये है हमारे आर्नान जी। आर्नान का नाम सुना होगा, आर्नान तथा स्टाउट का नाम आपने सुना होगा, जो हमारे 17 तत्वों का खोज हुआ है, उनकी आवश्यकता हुई है तो वो इन दोनों ने ही बताया है। यहाँ पे केवल आर्नान है, आर्नान ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सन 1954 में, ये सन याद रखना, सन तो सभी का है लेकिन इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा दे रहा हूँ। आर्नान ने सन 1954 में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश फास्फोरीकरण की खोज की। किसकी खोज की? प्रकाश फास्फोरीकरण की खोज की। प्रकाश फास्फोरीकरण की खोज किसने की थी? आर्नान ने। किसमें? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक रहेगा हमारा ये सेशन। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। YD एग्रीकल्चर एकेडमी आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आप लोग अपने एग्ज़ाम की बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।